आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों की सभी की तैयारी इस समय बिल्कुल अंतिम चरण में अच्छे से चल रही होगी और ये तैयारी अच्छी चलती भी रहनी चाहिए क्योंकि यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है। और अगर जीवन का लक्ष्य ही ना हो तो हमें किसी भी काम को करने में कोई भी समझ लीजिए कि मजा नहीं आएगा। मजा शब्द तो खैर मैं क्या कहूँ, कहा जाए कि एक इंटरेस्ट नहीं क्रिएट नहीं होगा। यही लक्ष्य हम लोगों को अपने जीवन में कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं, हमको 4 कदम चलने के लिए प्रेरित करते हैं, घर से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करते हैं और यही बताते हैं कि हम अन्य जानवरों की तुलना में जो मनुष्य है वो कैसे अलग है। हम कुछ नया करना चाहते हैं, इसीलिए हम अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस पर जी जान से लगते हैं। अब आप लोगों के लिए मैं एक चीज जो बता दूं वो ये है, मैंने पहले भी कहा कि आप लोग एक आम आदमी नहीं हैं, बल्कि आप लोग एक आम आदमी से ऊपर उठ करके उनके लिए व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है और जिम्मेदारी जैसे जैसे नजदीक आती है उस समय आपको मैं समझता हूं कि थोड़ा बहुत डर तो लगता है कि जिम्मेदारी हम निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे, कैसे होगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आप लोगों की तैयारी चल रही है उसी तरीके से आप अपनी जिम्मेदारी को भी पूरा निभाएंगे और रिजल्ट आपके अपने फेवर में आएगा। अभी से ये सोचकर मत चलिए कि रिजल्ट आपका होगा, बल्कि ये सोच के चलिए कि आई कैन डू, मुझे ये करना है, मैं कर सकता हूं। बस अब इसके लिए रणनीति क्या है? तो देखिए, यूपी पीसीएस और आईएएस का एग्जाम अक्टूबर में बस आने ही वाला है, कुछ दिन शेष हैं। इस संदर्भ में मैं इतना ही कहूंगा आप लोगों से कि अंतिम चरण में जीएस के जितने भी सेक्शन हैं उनको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कीजिए और रिवाइज करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है अपने सभी दोस्तों या अपने जो दोस्त हैं या खास दोस्त हैं उनके साथ बैठ करके उसका एक दूसरे से पूछना। जितना एक दूसरे से ज्यादा पूछ सकते उतना आपका रिवीजन होगा। दूसरा, करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप नया भी पढ़ेंगे या पुराना भी पढ़ेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि यहां से क्वेश्चंस ज्यादा बनने लगे हैं, इसलिए इस पर ज्यादा फोकस कीजिए। इसी दृष्टिकोण से आप देख रहे होंगे मैंने पिछले कुछ समय से लगातार आपको 15-16 वीडियोज मैंने आप लोगों को अपलोड कर दिए हैं और मैं चाहता हूं कि इसमें आप लोग अपने वीडियो के माध्यम से इस अपनी तैयारी को अंतिम चरण दें और अपना रिवीजन करें। ठीक है, तो ये दोस्तों, ये हमारी जो सीरीज है, ये सीरीज है 2000 क्वेश्चन के एमसीक्यू को लेकर के, जिसमें आपके पिछले जनवरी से लेकर के इस समय सितंबर तक के सारे करंट अफेयर को इसमें अपडेट करना, जिससे कि इंपॉर्टेंट सारे सेक्शन का रिवीजन आपका हो जाए। बाकी आप पढ़ते रहिए और यहां से आप अपना रिवीजन करते रहिए। बस एक ही चीज मैं दोस्तों मैं कहूंगा, वीडियोस को पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि हर वीडियो से कम 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के मिलने की उम्मीद है। 1 से 2 क्वेश्चन कहीं नहीं गया। मैं 50 क्वेश्चन का कंपाइलेशन कर रहा हूं जिसका मैं आप लोगों को पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, इसको आप पूरा वीडियो देखिए और इसमें वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि रियली में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने इस वीडियो को मिस किया तो आपके 1 से 2 क्वेश्चन हो सकता है मिस हो जाए, रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्लास नेक्स्ट शुरू करते हैं। मैं मनोज कुमार, आपका मनोज आईएएस एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन के इस भाग में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, थैंक यू। तो दोस्तों, ये हमारा जो सेक्शन है वो ये है, टॉप 2000 एमसीक्यू को लेकर के हम लोगों ने जो क्लास शुरू की है उसी को लेकर के है। और आज हम बात कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्री स्पेशल के करंट अफेयर्स 2020 को लेकर के। माई सेल्फ मनोज कुमार, और आज हम इस पर आगे चर्चा करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, सुरक्षा परिषद को लेकर के। भारत ने किस देश के द्वारा सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया जो शांति अभियानों में महिलाओं की भागीदारी चाहता है? भारत ने किस देश द्वारा सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया जो शांति अभियानों में महिलाओं की भागीदारी चाहता है? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी इंडोनेशिया, डी अफगानिस्तान। बताइए, आपके पास 2 से 3 सेकंड है, आप इसका आंसर सोचिए और फिर देखिए कि आपका कितना सही है कितना गलत है। चलिए, आंसर है इसका सी इंडोनेशिया। सी इंडोनेशिया ये है। अभी हाल ही में बता दें कि इंडोनेशिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है वर्तमान में।
और उसी ने इस प्रस्ताव को प्रायोजित किया था, जिसको भारत ने उसको सह प्रायोजित किया है। और यह चाहता है कि भारत शांति अभियानों में महिलाओं की भागीदारी की संख्या जो है उसको बढ़ाए, और इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इज इट क्लियर? इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शतरंज ओलंपियाड 2020, फिडे शतरंज ओलंपियाड 2020 के विजेता के रूप में किन देशों को संयुक्त रूप से घोषित किया गया था? कौन से दो देश हैं जिनको संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है? ऑप्शन ए ब्राजील और रूस, बी फ्रांस और रूस, सी इटली और फ्रांस, डी भारत और रूस। इसका आंसर बताइए। 1 2 3 4। आंसर है इसका डी, भारत और रूस। एक्चुअली में इसमें क्या हुआ, यह पहली बार हुआ कि यह इंटरनेट या ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहली बार यह ओलंपियाड शुरू किया गया था, जिसमें इंटरनेट कनेक्शन को लेकर के एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, जिसकी वजह से गेम बाधित हुआ। और गेम बाधित होने के बाद भारत और रूस फाइनल में खेल रहे थे, और इसी वजह से जब गेम बाधित हो गया तो दोनों को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया गया। ध्यान रखना, दोनों को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया गया, और भारत पहली बार शतरंज ओलंपियाड के फाइनल में पहुंचने वाला देश है, पहली बार पहुंचा है। और इसमें भारत की तरफ से 3 खिलाड़ी भागीदारी कर रहे थे। विश्वनाथन आनंद, जो तो आप जानते ही हैं कि वर्ल्ड के बहुत बड़े चैंपियन हैं शतरंज के। दूसरा कोनेरू हम्पी, और तीसरे हैं प्रज्ञानंदना। तीसरी हैं प्रज्ञानंदना। हो सकता है आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कौन कौन खिलाड़ी शामिल थे, कौन कौन खिलाड़ी शामिल नहीं थे। और यह हो सकता है कि प्रज्ञानंदना के बारे में पूछ लिया जाए, प्रज्ञानंदना किस खेल से संबंधित हैं। इज इट क्लियर? तो यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रैंड स्लैम, 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम एकल मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ड्रॉ मैच जीतने वाले कौन बने हैं, बताइए। ऑप्शन ए सुमित नागल, बी प्रज्ञेश गुणेश्वरन, सी रोहन बोपन्ना, डी युकी भांबरी। इसका ऑप्शन है आपका ए, यानी कि आंसर है सुमित नागल। सुमित नागल के बारे में एक क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी आपको दिया था, उसको आप रिवाइज करके देख लीजिए। दोस्तों मैं आप लोगों से एक ही चीज कहूंगा बार बार, अगर आप लोगों को 15 से 20 क्वेश्चन, बल्कि उससे ज्यादा क्वेश्चन अगर आपको पूरी तैयारी करनी है, यानी कि रिवीजन करना है, तो मेरे करंट अफेयर के जो सेक्शन है, प्लेलिस्ट है इस चैनल की, उस प्लेलिस्ट के करंट अफेयर की चैनल में जाकर के आप उसको सारे वीडियोस को एक बार कान में लगा करके प्रॉपर सुन लीजिए। देख सकते हैं तो देख लीजिए, नहीं तो सुन लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। बहुत कुछ नहीं जाने वाला है, थोड़ा सा डाटा जाएगा, लेकिन आपके 15 से 20 क्वेश्चन इजीली तैयार हो जाएंगे। जिन लोगों ने लास्ट मोमेंट पर तैयारी नहीं की है उनके लिए बहुत फायदेमंद है। क्लियर है? तो सुमित नागल इसका ऑप्शन है। अब ये कहां पर हुआ था आपको बता दें, यह यूएस ओपन का मैच था। यूएस ओपन अभी हुआ था, ठीक है। और इस यूएस ओपन के फर्स्ट राउंड में ही सुमित नागल और अमेरिका के एक खिलाड़ी हैं ब्रैडनी क्लैन, इनके साथ एक मैच ड्रॉ हुआ, जिसमें ब्रैडनी क्लैन को हार का सामना करना पड़ा। आप कहेंगे ड्रॉ में हार का सामना करना पड़ा, ज्यूरी ने इनको हरा दिया और सुमित नागल को विजेता बना दिया। और इस तरह से देखा जाए तो सुमित नागल सेकंड राउंड में पहुंच गए थे। और सेकंड राउंड में पहुंचने वाले इससे पहले एक खिलाड़ी और भी थे, वो थे सोमदेव वर्मन। ये भी एक खिलाड़ी थे जो सेकंड राउंड में कई सारे खेलों में पहुंचे थे, खासकर फ्रेंच ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन में, तीनों में ये पहुंचे थे। ठीक है, तो सुमित नागल से पहले सेकंड राउंड में पहुंचने वाले कौन खिलाड़ी हैं? सोमदेव वर्मन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भूविज्ञान के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी फिनलैंड, डी म्यांमार। बताइए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया है? इसका ऑप्शन है सी फिनलैंड।
नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार के साथ कोई समझौता नहीं है, फिनलैंड के साथ किया गया है और दोनों देशों ने आपसी आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ उठाने के लिए काम करने का फैसला किया है। आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ उठाने के लिए दोनों देशों ने एक साथ काम करने का फैसला किया है। अभी हाल ही में यह डिसीजन लिया गया था। क्लियर? तो ये याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, ये हेडिंग अलग है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हेडिंग है वन नेशन वन राशन कार्ड। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक रह गई है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब ह्यूमन एरर है, थोड़ा बहुत तो होता ही है, आप लोगों से भी होता है। एग्जामिनेशन हॉल में इस बात को ध्यान रखिएगा कि हम काम करते कुछ और हैं, आंसर कुछ और सोचते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम टिक कुछ और कर देते हैं। इसी तरह का ह्यूमन एरर कहा जाता है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन हॉल में, जिस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि एग्जामिनेशन हॉल में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ह्यूमन एरर को कम से कम कैसे कर सकते हैं, किस तरह से किया जा सकता है, उसको मैं बताऊंगा। तो क्वेश्चन ये है, भारत में दो केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल हो गए हैं। तो कौन से दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी हैं? ऑप्शन ए लद्दाख और लक्षद्वीप, बी लद्दाख और पुडुचेरी, सी पुडुचेरी अंडमान निकोबार, डी लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। बताइए। आंसर इज ए लद्दाख और लक्षद्वीप। ध्यान रखिएगा, ये दोनों वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना में शामिल हो गए हैं। और आपको बता दें कि ये योजना अब तक 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो चुकी है। कितने? 26 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में ये लागू हो चुकी है, यानी कि वो राज्य इस प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं। क्लियर है? याद रखिएगा, कितने? 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीआई टैग इटिकोपाका, ये क्या है? जीआई टैग इटिकोपाका खिलौने हैं, निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? अभी हाल ही में इटिकोपाका खिलौना की एक प्रक्रिया वो है, व्यवस्था है, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। और यह किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी केरला, सी तेलंगाना, डी आंध्र प्रदेश। बताइए। बताइए, जल्दी बताइए। आंसर इज डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का इटिकोपाका खिलौने की एक व्यवस्था है, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अब ये क्या है? एक्चुअली में आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में इस बार खिलौने निर्माण को लेकर के एक पूरी बात की थी उन्होंने, कि भारत में विनिर्माण केंद्र बनाया जाए, हब बनाया जाए, टॉयज हब के रूप में। और उन्होंने उसमें बताया था कि भारत पूरे विश्व में 7 लाख करोड़ का क्या है, खिलौनों का बिजनेस है, जिसमें भारत की भागीदारी बहुत कम है, 1% भी नहीं है। यानी कि हम मंगाते हैं, बनाते नहीं हैं। तो प्रधानमंत्री का उद्देश्य यह था कि भारत में हम खिलौनों की व्यवस्था को, खिलौनों के जो विनिर्माण केंद्र है उसके रूप में इसको विकसित करें। क्लियर? और इसी क्रम में कंडीशन ये हुई कि इटिकोपाका खिलौने को जीआई टैग तो दिया ही गया है, साथ के साथ भारत सरकार ने 5 क्षेत्रों को खिलौनों के हब के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। 5 क्षेत्र एक हब के रूप में। वो 5 क्षेत्र कौन कौन से, इनको याद कर लीजिए। देखिए, आपका गोरखपुर नहीं, वाराणसी, यूपी से वाराणसी एक। दूसरा आपका तंजौर, तमिलनाडु, तंजौर। तीसरा है आपका धुबरी, असम, तंजौर तमिलनाडु, वाराणसी यूपी, धुबरी असम। एक है आपका रामनगर या चन्नापट्टन, चन्नापट्टन, ये है आपका कर्नाटक में। और एक है आपका कोंडापल्ली, आंध्र प्रदेश। कोंडापल्ली, आंध्र प्रदेश। तो एक वाराणसी, दूसरा धुबरी, तीसरा तंजौर, कोंडापल्ली आंध्र प्रदेश और रामनगर चन्नापट्टन, ये 5 हब के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है।
तो मैंने इससे संबंधित आपको और भी चीजें आपको बता दी हैं, इनको जरूर याद रख लीजिएगा। हो सकता है इटको पाका पूछा जाए ना पूछा जाए, और इनमें से हो सकता है इन पांचों में से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्लियर है? तो देखिए मेरा उद्देश्य यह है कि जितने क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं उससे कहीं ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के तैयार हो जाए, उसके आसपास के सारे क्वेश्चंस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पापुम रिजर्व फॉरेस्ट। पापुम रिजर्व फॉरेस्ट, क्वेश्चन नंबर 7, पापुम रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी त्रिपुरा, डी मणिपुर। बताइए कहां पर है? इसका है आंसर अरुणाचल प्रदेश। पापुम रिजर्व फॉरेस्ट आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अभी हाल फिलहाल में इसलिए चर्चा में आया क्योंकि इस रिजर्व फॉरेस्ट में से वनों की कटाई की काफी सारी सूचनाएं मिली हैं। किसकी? फॉरेस्ट कटिंग को लेकर के। जबकि अरुणाचल प्रदेश का पापुम रिजर्व फॉरेस्ट जो है, हॉर्नबिल एक पक्षी है, हॉर्नबिल, उसका ये प्राकृतिक आवास है, वो सबसे ज्यादा यहां निवास करता है। और ये रिजर्व फॉरेस्ट अपने आप में एक पक्षी और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। बायोस्फीयर रिजर्व तो नहीं कहूंगा, बस इतना समझ लीजिए कि बायोस्फीयर रिजर्व ना होकर के बल्कि एक जैव विविधता क्षेत्र है, बायोस्फीयर एरिया है, रिजर्व सेक्टर नहीं है, बायोस्फीयर एरिया है, जैव विविधता क्षेत्र, यानी कि बहुत सारी विविधता पाई जाती है। और ऐसे में अगर फॉरेस्ट की कटिंग होगी तो ये सारा का सारा जो उनको नेचुरल हैबिटेट है ये समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और दूसरा एक चीज और समझ लीजिए कि ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है ये दो वन्य जीव अभयारण्यों के बीच में है, बल्कि ये कह लीजिए इस तरीके से है, ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट में है आपका एक ईटानगर वन्यजीव अभयारण्य। क्या? ईटानगर, ये तो आप जानते हैं राजधानी है, ईटानगर वन्यजीव अभयारण्य फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और दूसरा है पक्के, पक्के PAKKE, पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये दो हैं, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन दोनों के बीच में है पापुम रिजर्व फॉरेस्ट। ये रहा, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। क्लियर? पापुम रिजर्व फॉरेस्ट को लेकर के क्लियर? अब हो सकता है पापुम रिजर्व फॉरेस्ट ना पूछा जाए, पक्के पूछ लिया जाए। पक्के रिजर्व फॉरेस्ट कहां पर, पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? हॉर्नबिल का नेचुरल हैबिटेट कहां है? पापुम रिजर्व फॉरेस्ट। याद रहेगा? चलिए नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020, इससे संबंध क्वेश्चन है। निम्न के कथनों पर विचार करिए। इंदौर भारत का सबसे साफ शहर है, एक। नंबर 2, 100 ULB अर्बन लोकल बॉडी श्रेणी में छत्तीसगढ़ भारत का सबसे स्वच्छ राज्य है। उपरोक्त कथनों में से सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों और कोई नहीं। बताइए दोनों में से कौन कौन से सही हैं, कौन कौन से सही नहीं है? बताइए। इसका आंसर है आपका सी, दोनों ही सही हैं। यानी कि भारत में अब यह सर्वेक्षण हुआ था, किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन, यानी कि आवास एवं शहरी मंत्रालय ने इसका सर्वे किया था। और ये इसका 5वां सर्वे था, 5th सर्वे है, ध्यान रखना, 5वां संस्करण था। और इस संस्करण में बताया गया कि इंदौर सबसे साफ शहर है और इन यूएलबी शहरी स्थानीय निकाय वालों में छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो सबसे स्वच्छ राज्य है, छत्तीसगढ़। अब आप समझ लीजिएगा, इसको ध्यान रखना, ठीक है। और इस सर्वे में आपको बता दें कि कम से कम आपके 4242 शहरों को शामिल किया गया था, 42 इतने शहरों को शामिल किया गया। प्लस इसमें एक चीज और ध्यान रखिए, 62 कैंटोन बोर्ड को शामिल किया गया, कैंटोनमेंट बोर्ड। और आपके 97 आपके कौन थे? गंगा नगर थे, गंगा के किनारे बसे हुए नगरों को भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो 62 कैंटोनमेंट बोर्ड हैं, 97 गंगानगर शहर हैं, 42 यानी कि 4242 आपके सामान्य शहरों को शामिल किया गया है। इज इट क्लियर? किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन सेक्टर ने। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 को लेकर के।
के संबंध में निम्न बातों पर विचार कीजिए। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, मध्य प्रदेश, ये आपको अभी बताया ही था। वाराणसी को गंगा नदी के किनारे सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया है। 2 नंबर 3, नई दिल्ली को देश की सबसे स्वच्छ राजधानी के रूप में सम्मानित किया गया है। अब इनमें से कौन सही हैं? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और सभी 1 2 3 बताइए। इसका आंसर है डी, यानी कि सभी। यानी कि वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहरों में सबसे नंबर 1 पर है, उसे सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया है। और नई दिल्ली देश की नहीं बल्कि भारत की जितनी भी राजधानियां हैं उनमें सबसे सबसे साफ स्वच्छ राजधानी के रूप में पुरस्कृत की गई है। क्लियर है? और इंदौर तो आप जानते ही हैं सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल्टिक स्टेट्स, बाल्टिक राज्य, बाल्टिक राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? अब ध्यान रखना, बाल्टिक राज्य एक तरीके से देखा जाए तो आप मैप में देख सकते हैं जाकर के, ज्योग्राफी के मैप में बाल्टिक स्टेट कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं। और ये ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है, करंट का भी है। ठीक है, अब ये क्यों चर्चा में आया बताऊंगा मैं। बाल्टिक राज्यों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? एस्टोनिया, लातविया, डेनमार्क, लिथुआनिया। बताइए। आंसर इज सी, डेनमार्क नहीं है। डेनमार्क अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है, बाल्टिक स्टेट नहीं है। स्कैंडिनेवियन यानी कि आप देखेंगे कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी से भी ऊपर सबसे टॉप में जो कंट्रीज बनते हैं उनमें से एक है डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, उन देशों में से एक है ये। ठीक है ना? तो कौन, डेनमार्क क्या है? स्कैंडिनेवियन कंट्री है। इसकी पूरी लिस्ट देख लीजिए कौन कौन से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं और बाल्टिक स्टेट कौन कौन से हैं, इसको आप देख लीजिएगा। ये तीनों हैं। अब ये तीनों चर्चा में क्यों आए? अभी आप जान रहे हैं कि पूरे विश्व में कोरोना फैला हुआ है। कोरोना की वजह से सभी देशों में, सभी राज्यों में लॉकडाउन लगाया हुआ था, यानी अपनी सीमाओं को सील कर दिया गया था। लेकिन अब जैसे जैसे कोरोना खत्म हो रहा है वैसे वैसे अपनी आर्थिक स्थिति को इंप्रूव करने के लिए राज्य और देश अपनी अपनी सीमाओं को खोल रहे हैं। तो ऐसे में इन तीनों ही देशों ने अपनी सीमाओं को खोल दिया है एक दूसरे के लिए। ठीक है, इसको खोल दिया है जिससे कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके। और इसको जब सीमाओं को खोला जाता है महामारी से बचाव के बाद में, उस सीमाओं को खोलने की प्रक्रिया को कहा जाता है ट्रैवल बबल। क्या कहते हैं? ट्रैवल बबल, यानी कि बुलबुला, ट्रैवल बबल कहा जाता है। ठीक है, तो ट्रैवल बबल क्या है? बाल्टिक स्टेट की अपनी बाउंड्री को खोलने की प्रक्रिया हाल फिलहाल में चर्चा में रही थी। क्लियर रहेगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला राज्य घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला कौन सा राज्य है? भारत का पहला राज्य बन गया है जहां पर 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन है, यानी कि सभी घरों में एलपीजी कनेक्शन दिया जा चुका है। कौन सा स्टेट है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी हरियाणा, डी केरला। बताइए, सोचिए। सोचने में गलत या सही सोचने में कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना समझ लीजिएगा, अगर गलत भी सोचेंगे और यहां पर गलत हो गया और सही आंसर जब पता चलेगा, वो आपके दिमाग में आपके सही आंसर से ज्यादा देर तक स्टेबल रहता है। यानी गलती हम लोगों को ज्यादा सिखाती है, ध्यान रखना। इसलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। मैं चाहता तो इन सारे टॉपिक को डिटेल में एनालिसिस कर देता, लेकिन एमसीक्यू बनाने में और मेहनत करने में बहुत सारा समय लगता है, और मैं इसलिए करा रहा हूं कि आप लोगों का रिवीजन हो सके। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश एक ऐसा पहला राज्य बन गया जहां पर सभी घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन सरकार ने दे दिया है। क्लियर? याद रहेगा? चलिए अगला है मिशन सागर। मिशन सागर, हाल ही में भारत ने मिशन सागर लॉन्च किया है। यह संबंधित है, किससे संबंधित? ऑप्शन ए पड़ोसी द्वीपीय देशों में फंसे भारतीयों को घर लाना, बी पूर्वी हिंद महासागर में द्वीपीय देशों की सहायता करना, सी भारत और मॉरिशस के बीच नौसेना अभ्यास, और डी तटीय सुरक्षा को मजबूत बनाना। बताइए क्या है ऑप्शन इसका? क्या होगा इसका? आंसर है आपका बी। कौन सा है? बी आंसर है।
यानी कि पूर्वी हिंद महासागर में जो द्वीपीय देश हैं उनको कोरोना की वजह से जो समस्या हुई है उस समस्या से बचाव में हेल्प करने के लिए है। और इसमें कितने देश शामिल हैं? इसमें भारत ने 5 जो द्वीपीय देश हैं हिंद महासागर के, उनको सहायता करने का वचन दिया है और हेल्प की है। कौन कौन? देखिए, मालदीव एक, दूसरा है आपका मॉरिशस, एक है सेशेल्स, एक है कोमोरस आइलैंड, कोमोरस, और एक है आपका मेडागास्कर, मेडागास्कर। ये हिंद महासागर के देश द्वीपीय देश हैं जिनको भारत ने खाना और दवाइयां और चिकित्सकीय उपकरण से लेकर के बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का वचन दिया है और लगातार कर रहे हैं। क्लियर? इन 5 देशों को याद रख लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, वंदे भारत मिशन, ये तो आप लोगों ने खूब सुना होगा। वंदे भारत मिशन से संबंधित है ए, विदेशी भूमि में फंसे भारतीयों को घर लाना, बी, भारत के युवाओं में राष्ट्रवाद और देशभक्ति बढ़ाना, सी, दुनिया को राष्ट्रीय धरोहर दिखाना, और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है आपका ए, विदेशी भूमि में फंसे भारतीयों को घर लाना। यानी कि लॉकडाउन लगने के बाद में सभी देशों में स्थिति खराब हो गई थी, तो भारतीयों को अपने घर वापस लाने की प्रक्रिया को ही हमने वंदे भारत मिशन के रूप में लॉन्च किया था। क्लियर है? ये तो सामान्य तौर पर आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, जाना भी होगा कि इस लॉकडाउन में विदेशों से फंसे हुए लोगों को हम भारत लेके आ रहे थे, अपने नागरिकों को। क्लियर? चलिए अगला है आपका क्वेश्चन 14, सोहराई खोवर। सोहराई खोवर के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, सोहराई खोवर पेंटिंग एक पारंपरिक और अनुष्ठानिक भित्ति कला है, यानी कि एक पेंटिंग है और भित्ति कला है। कैसी है? वॉल पेंटिंग है। नंबर 2, सोहराई खोवर छत्तीसगढ़ राज्य में प्रचलित है। और नंबर 3, सोहराई खोबर को भौगोलिक संकेत नहीं दिया गया है। उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 3, डी 2 और 3। बताइए। इसका आंसर है आपका केवल 1, यानी कि ऊपर वाला बिल्कुल सही है कि ये एक पेंटिंग है और वॉल पेंटिंग है। लेकिन आपको बता दें कि इसका जो ये आंसर है छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ का नहीं बल्कि कहां का है? झारखंड की है। झारखंड में आदिवासी समुदाय में प्रचलित है। जब वहां पर शादी और नई फसल की कटाई होती है, शादी विवाह होते हैं या नई फसल की कटाई होती है, फसल की बुआई और कटाई होती है, उस समय अपने घर की दीवारों को सजाने के लिए ये लोग इस पेंटिंग का विशेष तौर पर उपयोग करते हैं, वॉल पेंटिंग के रूप में, जिसमें नेचुरल कलर और नेचुरल मिट्टी का उपयोग किया जाता है। यानी कि प्राकृतिक मिट्टी और रंगों का उपयोग करके ये लोग वॉल पेंटिंग बनाते हैं, दीवारों को सजाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की आपकी क्या है? ये पेंटिंग है, वो सॉरी छत्तीसगढ़ के, झारखंड की। और इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। यस, ध्यान रखना, टैग नहीं दिया गया बल्कि जीआई टैग दिया गया है। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, भौगोलिक संकेतक कहते हैं। लेकिन अकेले इसको नहीं दिया गया है, बल्कि इसके साथ साथ में 2 और चीजें दी गई हैं, 2 और चीजों को भी दिया गया है, लेकिन वो यहां के नहीं है। एक है तेलंगाना की, एक आता है तेलीय रूमाल, तेलीय रूमाल, तेलंगाना का तेलीय रूमाल, इसको भी दिया गया है। और एक है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का आपका टेराकोटा, यानी कि मिट्टी के बर्तन जो हैं, टेराकोटा, टेराकोटा की मूर्तियां बनती हैं, मिट्टी की मूर्तियां और मिट्टी के बर्तनों को लेकर के गोरखपुर को क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है, जो भौगोलिक संकेतक इसको मान्यता दी गई है। क्लियर है? याद रहेगा। तो गोरखपुर का टेराकोटा, तेलंगाना का तेलिया रूमाल और सोहराई खोबर पेंटिंग झारखंड की, जिनको अभी हाल फिलहाल में जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। क्लियर? अगला है, ये भी आपकी प्रिंटिंग मिस्टेक रह गई थोड़ी सी, आई एम सॉरी, गरीब कल्याण रोजगार योजना। इसका ये नहीं है, बल्कि क्वेश्चन है चैंपियन पोर्टल द्वारा शुरू किया गया है, किसके द्वारा? ऑप्शन ए, एमएसएमई मंत्रालय, बी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी, युवा मामले और खेल मंत्रालय, डी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। बताइए किसके द्वारा शुरू किया गया है चैंपियन पोर्टल, और यह है क्या? चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया गया है एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा।
इसको हटा दीजिएगा। एमएसएमई मंत्रालय, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? यह कंट्रोल कम मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है जिसमें इन उद्योगों के अंदर आने वाली शिकायतों का आसानी से निपटारा किया जा सके, यानी कि शिकायतों के निपटारे के लिए बनाया गया एक पोर्टल है ये। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, लक्ष्य कार्यक्रम। लक्ष्य कार्यक्रम को हम क्या कहते हैं? गोल भी कहते हैं, गोल कार्यक्रम। लक्ष्य कार्यक्रम एक पहल है किसकी? फेसबुक, बी जनजातीय मामलों मंत्रालय की, सी दोनों की, डी दोनों में से किसी की नहीं। बताइए। अब कॉमन सेंस लगाएंगे तो कोई भी लगाएगा कि इन दोनों की है, या दोनों नहीं होंगे या दोनों होंगे, एक नहीं होगा। क्लियर है? तो ये दोनों की है, दोनों है। अब ये क्यों शुरू किया गया? इसके पीछे शुरू करने का उद्देश्य है कि आदिवासी युवाओं को डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर करने के लिए लक्ष्य कार्यक्रम शुरू किया है, यानी डिजिटल कार्यक्रम के बारे में सलाह देने के लिए, सहायता देने के लिए और उनके सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए। कचरा मुक्त शहर, क्वेश्चन नंबर 17। कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग एक पहल है, इनको स्टार रेटिंग का दर्जा देने की बात की गई है। तो एक पहल है, ये किसकी है? ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, सी जल शक्ति मंत्रालय और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। अब इसमें कॉमन सेंस लगाना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं कचरा मुक्त शहर, और शहर किसमें आ रहा है? बी में। तो यह है आवास एवं शहरी मंत्रालय की स्कीम है, जिसमें उन्होंने अभी हाल ही में 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, इस तरह से अलग अलग राज्यों, अलग अलग शहरों को अलग अलग स्टार रेटिंग दी है। लेकिन इसमें से जो टॉप 5 स्टार रेटिंग जो दी गई है, कितने? 5 स्टार रेटिंग, 5 स्टार, वो केवल 6 शहरों को दी गई है। कितने? 6 शहरों को, सिर्फ 6 शहरों को दी गई है। कौन कौन से 6 शहर हैं वो देख लीजिए अगर आपको याद रखना है। तो एक है अंबिकापुर, अंबिकापुर एक। दूसरा है आपका राजकोट, तीसरा है आपका सूरत, चौथा है आपका मैसूर, पांचवा है आपका इंदौर और छठा है आपका नवी मुंबई। नवी मुंबई, ये आपके 6 शहर हैं जिनको 5 स्टार रेटिंग अभी हाल फिलहाल में दी गई है। क्लियर? इनको याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सरस संग्रह को लेकर के। सरस संग्रह निम्न में से किसकी एक पहल है? सरस संग्रह, ऑप्शन ए सरकार ई मार्केट प्लेस, बी दीनदयाल अंत्योदय योजना एनआरएलएम, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ग्रामीण आजीविका मिशन को लेकर के, सी दोनों, डी दोनों में से कोई भी नहीं। बताइए। इसका भी मैंने वही कहा है आपसे जो 16 में क्वेश्चन बताया था, कॉमन सेंस, दोनों। यानी कि सरकार ई मार्केट प्लेस जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है, ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक व्यवस्था है जिसे हम ई मार्केट प्लेस कहते हैं, यानी एक ऐसा स्थान जहां पर सभी लोग आपस में मार्केट की व्यवस्था को संचालित कर सकते हो ऑनलाइन। और दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये भी आपके उसी संबंधित है, ग्रामीण क्षेत्र संबंधित। तो दोनों ने मिलकर के ही सरस संग्रह प्रक्रिया को शुरू किया है। क्लियर है? ठीक, चलिए नेक्स्ट, प्रधानमंत्री पीएमएवाई, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1,75,000 घरों को उद्घाटन किया है। यह किस राज्य में गृह प्रवेश पट्टिका जारी की है? यानी उन्होंने अभी हाल ही में किस राज्य में गृह प्रवेश पट्टिका जारी की है? ऑप्शन ए असम, बी बिहार, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में शुरू किया गया था, बताइए कहां पर? 19 का आंसर है डी, मध्य प्रदेश में। 1,75,000 घरों का प्रधानमंत्री ने अभी उद्घाटन किया था। क्लियर? बस ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को लेकर क्वेश्चन है। किस भारतीय राज्य ने
एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए सिडबी के साथ भागीदारी की है। सिडबी के साथ, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ भागीदारी की है। ऑप्शन ए राजस्थान, बी कर्नाटका, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। बताइए किस राज्य के साथ, किस राज्य ने सिडबी के साथ भागीदारी की है? बताइए। आंसर इज ए राजस्थान। इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या कहा गया है, सिडबी इस राजस्थान में उद्योगों के विकास के लिए सूक्ष्म एवं लघु मध्यम, जो मध्यम प्रकार के जितने भी उद्योग हैं उनको विकास करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगी। कौन कराएगा? सिडबी कराएगी। ध्यान रखिएगा, सिडबी इस चीज को कराएगी। ठीक, ध्यान रखना, वित्तीय और तकनीकी सहायता। 2023 की उल्टी गिनती, इसे हम कहते हैं, एक बड़ा अच्छा शब्द आता है डाउनफॉल। डाउनफॉल, उल्टी गिनती हम कह सकते हैं। ये क्या है? हाल ही में डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट 2023 डाउनफॉल काउंटिंग के अनुसार किस बीमारी से प्रतिवर्ष 5 लाख से अधिक लोगों की मौत होने का अनुमान है? यस, 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है इस समय, हर साल, इस बीमारी की वजह से। बताइए। ऑप्शन ए कोरोनरी हृदय रोग, हार्ट डिजीज, बी कैंसर, सी डायबिटीज, डी अस्थमा। बताइए। अस्थमा। आंसर इज हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज की वजह से हो रहा है। और इसमें आपको बता दें कि इसके अंतर्गत आपको इन्होंने, डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि जो हम ट्रांस फैट जो यूज करते हैं, ट्रांस फैट, वो हमको सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है। उसकी वजह से हमारे हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि ट्रांस फैट का उपयोग कम से कम किया जाए। इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है, कम से कम उपयोग किया जाए, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज को कंट्रोल किया जा सके। अगला है डिजिटल भुगतान सूचकांक। डिजिटल भुगतान सूचकांक, किस संगठन ने डिजिटल भुगतान सूचकांक तैयार करने का निर्णय लिया है? ए एनआईटी आयोग, बी आरबीआई, सी एनपीसीआई और डी एसबीआई। बताइए किसने शुरू किए करने का निर्णय लिया है? आंसर है इज आपका बी आरबीआई। बी आरबीआई, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अब ये क्यों किया गया? एक्चुअली में आरबीआई ने को एक कमेटी थी, नंदन नीलकेणी समेत कमेटी, नंदन नीलकेणी कमेटी ने इसकी रिकमेंडेशन की थी। उसी के आधार पर यह भुगतान सूचकांक तैयार किया गया है। डिजिटल भुगतान सूचकांक तैयार किया गया है। क्लियर? इसको ध्यान रखिएगा, नंदन नीलकेणी कमेटी की सिफारिश पर। ठीक, चलिए। यूएस ओपन सेमीफाइनल, किस महिला खिलाड़ी ने लगातार 11वीं बार यूएस ओपन के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है? 11वीं बार लगातार। ऑप्शन ए सेरेना विलियम्स, बी कैरोलिना प्लिस्कोवा, सी सफिया केन, डी जोहाना कोंटा। इसमें अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। दैट इज द सेरेना विलियम्स। सोचिए कि सेरेना विलियम्स 23 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली महिला हैं, जिनमें से 6 यूएस ओपन के जीते हैं, टेनिस के, यूएस ओपन टेनिस के ग्रैंड स्लैम जीते हैं 6, 23 टोटल ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ठीक है, इस बार वो 11वीं बार यूएस के ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची, हालांकि वो हार गई बाद में जाकर के। और इस बार के जो सेरेना विलियम्स है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, लगातार 11वीं बार इसके फाइनल में पहुंची थी। ठीक है, अब बात आती है कि आखिर यूएस ओपन के फाइनल में किस किस ने जीता। तो मेल का जो विनर है उसको मैं बता देता हूं, डोमिनिक थीम है। कौन है? डोमिनिक थीम। डोमिनिक थीम ऑस्ट्रिया के हैं, इन्होंने इसको जीता है। और फीमेल में है आपकी नेओमी ओसाका। नेओमी ओसाका,
ये जापान की हैं, ये ऑस्ट्रिया के हैं, और ये जापान के, ये दोनों मेल और फीमेल के विनर हैं यूएस ओपन टेनिस के। क्लियर, इसको याद रखिएगा। ठीक। एफडीआई स्वचालित अनुमोदन यानी कि ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में नई एफडीआई सीमा क्या है? यानी कि हाल ही में सरकार ने रिवाइज किया है एफडीआई हमारे डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए ऑटोमेटिक रूट के तहत। अब कितनी सीमा हो गई है? ऑप्शन ए 25%, बी 49%, सी 74%, डी 100%। बताइए। आंसर इज सी 74%। इसको ध्यान रखना, पहले थी आपकी 49%, अब बढ़ा के कर दी गई है 74%। इतना ध्यान रखने की जरूरत है। क्लियर, ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। गौवध पर प्रतिबंध, भारत के किस पड़ोसी देश ने गौवध पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है, यानी लागू कर दिया है कि हमारे उस देश में गाय का वध नहीं किया जाएगा? बताइए। ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी श्रीलंका, डी चाइना। बताइए। चाइना में तो पॉसिबल है नहीं, बांग्लादेश में भी पॉसिबल नहीं है, आसान नहीं है। बच्चे कौन? नेपाल और श्रीलंका। नेपाल हिंदूवादी राष्ट्र है तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, जहां पर आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, लेकिन आपको बता दें इसका आंसर है आपका सी, नेपाल भी नहीं है। ध्यान रखना। एक्चुअली में यहां पर एक श्रीलंका की सत्तारूढ़ जो पार्टी है इस समय, उसका नाम है श्रीलंका पादुजाना पेरमुना। श्रीलंका पोदू जाना पेर मुना, यानी कि SLPP, जिसके महिंदा राजपक्षे इस समय राष्ट्रपति हैं और उन्हीं की पार्टी है। उन्होंने ही गौवध पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया जो पास हो गया, क्योंकि यहां पर अधिकांशतः हिंदू और बौद्ध रहते हैं और ये लोग मांसाहारी तो हैं लेकिन गौमांस नहीं खाते, गौमांस का सेवन नहीं करते, बाकी मांसाहारी हैं। इसको ध्यान रखना। इज इट क्लियर? चलिए, हाल ही में यूएस ओपन 2020 में किस टेनिस स्टार को अयोग्य घोषित कर दिया गया? अभी मैंने बताया था, किस टेनिस स्टार को? डोमिनिक थियम, बी नोवाक जोकोविच, सी कैरोलिना प्लिस्कोवा, डी सेरेना विलियम्स। बताइए, किसको अयोग्य घोषित कर दिया गया? आंसर इज बी नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच फोर्थ राउंड में खेल रहे थे और उसी समय उनकी एक बॉल, जो लाइन जज होते हैं जो यहां बैठे होते हैं दोनों साइड में, लाइन जज जो महिला बैठी हुई थी, उनको सीधी जाकर के बॉल लगी थी, जिसके बाद इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था। क्लियर, इसकी वजह से। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली मेरठ आरटीएस, आरआरटीएस का मतलब यहां समझ लीजिए रीजनल रूरल ट्रांजिट सिस्टम, रीजनल ट्रांजिट सिस्टम है ये आरआरटीएस, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। क्लियर। तो कौन सा संगठन दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए यूएस के $500 मिलियन प्रदान करना है? किसने किए हैं, किस संगठन ने? ऑप्शन ए एशियाई विकास बैंक एडीबी, बी वर्ल्ड बैंक, सी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और डी ब्रिक्स बैंक। किसने $500 मिलियन का राशि प्रदान करने की घोषणा की है दिल्ली से मेरठ के आरआरटीएस कॉरिडोर के निर्माण के लिए? $500 मिलियन। बताइए। आंसर इज ए एशियाई विकास बैंक ने। और आपको बता दें कि ये दिल्ली मेरठ आरआरटीएस जो है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था, और ये 82 किलोमीटर लंबा ट्रैक रिकॉर्ड रूट है, 8 लेन रूट है, 8 लेन है। ठीक है ना, ध्यान रखना। और ये बहुत अल्टीमेट रोड बनाया गया है जिस पर लगभग 100 से अधिक की स्पीड से गाड़ी चलाई जाती है। यस, इसको ध्यान रखना। ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर विनिर्माण, किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर निर्माण के लिए एक नीति की घोषणा की है? ए केरला, बी तमिलनाडु, सी उड़ीसा, डी असम। बताइए, किसने की है? ऑप्शन, इसका आंसर है बी तमिलनाडु ने। एक्चुअली में तमिलनाडु ने डिक्लेयर किया है कि हम 2025 तक
हम 100 बिलियन डॉलर का, कितना, 100 बिलियन डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देंगे। कितना, 100 बिलियन डॉलर। और 2024 तक हम लगभग 1 लाख लोगों को क्या देंगे, स्किल प्रोग्राम, स्किल ट्रेन करेंगे, कौशल कार्यक्रम में उनको क्षमता प्रदान करेंगे। 1 लाख लोगों को इसमें कौशल प्रदान करेंगे और 100 बिलियन डॉलर का हम विनिर्माण और हार्डवेयर का काम करेंगे। क्लियर, तमिलनाडु का, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। अगला है 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, एक प्रोग्राम है 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, एक एंटी डेंगू अभियान है जिसमें भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से आयोजित किया जा रहा है। किसमें, किस राज्य में शुरू किया जा रहा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी नई दिल्ली, सी बिहार, डी झारखंड। तो इसका आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में अभी इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है, जो वहां के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, उनका उद्देश्य यह है कि वेक्टर जनित बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करना। इसलिए हर हफ्ते रात को 10 बजे 10 मिनट के लिए इस पर एक अभियान चलाया जा रहा है। क्लियर, इसको ध्यान रखने की जरूरत है वेक्टर बॉर्न डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। अगला है खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन नाम का कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है? ए शिक्षा मंत्रालय, बी जनजातीय मामलों का मंत्रालय, सी एमएसएमई मंत्रालय और डी श्रम मंत्रालय। बताइए। अब खादी अगरबत्ती जैसा आत्मनिर्भर मिशन है तो स्वाभाविक सी बात है, कॉमन सेंस लगाएंगे तो सूक्ष्म उद्योग है, तो एमएसएमई मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ठीक, उद्देश्य बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना, वो भी कोरोना की वजह से जो इन्फेक्टेड हुए हैं, उनकी लाइफ स्पॉइल हुई है, उसको बचाने के लिए। क्लियर है। अगला यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम। अब आप ये चीज ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा सा ये जो क्वेश्चंस हैं मैं चाहता हूं कि इनको बस आप लोग एक कान में लगा करके प्रॉपर तरीके से सुने और इसका लाभ उठाएं। इसमें जहां पर देखिए मुझे जरूरत पड़ती है मैं वहां पर डिटेल में एनालिसिस कर रहा हूं, जहां जरूरत नहीं पड़ती वहां डिटेल में एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। उसका सीधा सीधा आंसर आप लोग तैयार करके चलिए। ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों को लग रहा हो कि थोड़ी सी मेरी स्पीड ज्यादा हुई है, उसका कारण है कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा सकूं, बस और कोई रीजन नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने का मेरा लक्ष्य है। ठीक है, तो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम, इस वर्ष यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम का विषय क्या है? ऑप्शन ए नई चुनौतियों को नेविगेट करना, बी कोविड और दुनिया, सी नए अवसरों को अनलॉक करना, डी भविष्य के लिए रास्ता बनाओ। बताइए। इसका जो विषय है वो है आपका ऑप्शन ए, नई चुनौतियों को नेविगेट करना या नई चुनौतियों का सामना करना। अब ये है क्या? एक्चुअली में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम, यूएसआईएसपीएफ, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर फोरम, ये एक नॉन बेनिफिट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर लाभकारी एक स्वतंत्र संगठन है जो कि भारत और अमेरिका के बीच के पार्टनरशिप को बढ़ावा देने में हेल्प करता है। क्लियर है, उसके लिए यह बनाया गया था। उसने कहा ये मीटिंग हुई थी, वर्चुअल मीटिंग हुई थी, जिसका विषय क्या था? नई चुनौतियों का सामना करना। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, सोलर ट्री। हाल ही में किस संस्था ने भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है और कहां? ये तो मैंने नहीं दिया है, लेकिन किसने विकसित किया है? ऑप्शन है इसरो, बी सीएसआईआर, डी आईआईटी बॉम्बे और सी आईआईटी बॉम्बे और डी आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। बताइए। आंसर इज बी सीएसआईआर। सीएसआईआर की एक उप ब्रांच है सीएमईआरआई, सीएमईआरआई, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट सीएसआईआर की ही एक ब्रांच है। उसने ही दुर्गापुर में जो इनका ऑफिस है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल,
इनका ऑफिस है किसका, CSIR का, उसी के कैंपस में ही एक सोलर ट्री बनाया है। ध्यान रखिएगा, एक सोलर ट्री बनाया है जिसमें आप मान के चलिए तो लगभग 35 सोलर प्लेट लगाई गई हैं। कितनी, 35 सोलर प्लेट लगाई गई हैं, जिससे एक बड़े स्तर पर बिजली का उत्पादन होता है। और कहा जाता है कि इससे लगभग 12 से 14,000 यूनिट बिजली पैदा होती है। कितनी, 12 से 14,000 यूनिट बिजली पैदा होती है सोलर एनर्जी से। अब आप सोचिए कितना बड़ा पैनल लगाया होगा और कितनी रोशनी होती होगी, कितनी बिजली का उत्पादन होता होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेट्रो ट्रेन। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर देश भर में मेट्रो ट्रेन सेवाओं का संचालन किया जाना है। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर? पूरा क्वेश्चन यह है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर देश में मेट्रो ट्रेन सेवाओं का संचालन किया जाना है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी केरला, डी पश्चिम बंगाल। किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य को छोड़ करके जहां पर मेट्रो ट्रेन सेवाओं का संचालन किया जाना है? यानी सभी जगह तो हो चुका है, कौन सा राज्य बचा हुआ है? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा कोरोना पेशेंट्स हैं, इसलिए अभी यहां पर इसको लागू नहीं किया जा रहा। बाकी सब जगह लागू कर दिया गया है। आपने सुना होगा दिल्ली वगैरह में सब जगह मेट्रो ट्रेन संचालित की जा चुकी है। क्लियर? साइबर खतरों को लेकर के हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साइबर खतरों से निपटने में अपने सहयोग का विस्तार करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? बताइए। ऑप्शन ए यूएस, बी रूस, सी जर्मनी, डी इजराइल। बताइए। इसका आंसर है आपका डी इजराइल। ध्यान रखना, इजराइल के साथ हमने साइबर सिक्योरिटी के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे कि भारत में जो फ्रॉड हो रहा है, भारत में जितनी भी साइबर क्राइम हो रहे हैं, हैकिंग हो रही है, स्पैमिंग हो रही है, वायरस थ्रेट्स हो रहे हैं और तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं, उनसे निपटने के लिए हमने इजराइल की टेक्नोलॉजी को लेने की कोशिश की है कि इजराइल के साथ समझौता करें, जिससे कि हमको बहुत सारी चीजें और बहुत सारे बेनिफिट्स हमको मिल सकें। इज इट क्लियर? चलिए अगला है साइबर। हाल ही में साइबर CYBHER वर्चुअल जागरूकता अभियान महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध से निपटने के लिए किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? अब आप देखेंगे कि पिछले जो वीडियोस हैं उनमें भी मैंने एक क्वेश्चन इससे संबंधित दिया था साइबर को लेकर के। अब बता दीजिए किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए बिहार, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी तेलंगाना। बताइए किस राज्य की? आंसर इज डी तेलंगाना। इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज मैं आपको 35 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं और इसके माध्यम से उम्मीद करता हूं कि 35 नहीं बल्कि 50 से ज्यादा क्वेश्चन रिवाइज हो चुके हैं आप लोगों के। 50 से ज्यादा क्वेश्चन रिवाइज हो चुके हैं। और आपको बता दें कि आपका जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो इसमें 50 क्वेश्चन की पीडीएफ में आपको मिलेगी, जिससे कि आप उन 15 से 20 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको और एक्स्ट्रा तैयार कर लें। उनके आंसर भी मिलेंगे, सारी चीजें मिलेंगी। बस मेरा उद्देश्य है कि इन सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से देखिए। और जिन लोगों ने, आप ध्यान रखें, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको लगातार वीडियो आपको मिल सके। मेरा उद्देश्य है कि आपको कम से कम एग्जाम तक, यूपीपीसीएस की प्री एग्जाम तक कम से कम 2000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देनी है। बस मेरा टारगेट यही है, 2000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस के माध्यम से 15 से 20 क्वेश्चन से ज्यादा आप लोगों के एग्जाम में आ जाए। और इतना अगर हो गया तो समझिए आप सफल हैं, और यही आपकी सफलता ही मेरी सफलता है, ठीक है ना। चलिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।